गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर आई थिंक 5 या 6 होगा, आप देख लेना जो भी लेक्चर आपका होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 होगा जहाँ तक हमें लग रहा है। हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टोन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, इसके बाद आगे आने वाले टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। स्टोन वाला टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के आप तैयारी करते हैं और खास कर जिस एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टोन के बारे में हमें पढ़ना था, तो हमें ये जानने की इच्छा हुई कि भाई स्टोन बनता कैसे है। तो हमने देखा कि रॉक के फॉर्मेशन से स्टोन बनता है, रॉक के फॉर्मेशन से स्टोन बनता है। लेकिन अब रॉक के फॉर्मेशन से स्टोन बनता है, लेकिन हमारे मन में सवाल है कि रॉक कैसे बनती है। तो हमने देखा भैया रॉक बनती है वोल्केनिक इरप्शन से। किससे बनती है? वोल्केनिक इरप्शन से। वोल्केनिक इरप्शन से हमारी रॉक बनती है। अच्छा, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो रॉक बनती है। तो कौन सी रॉक बनती है? हमारी पहले बनती है इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, फिर इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। और इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने किया, फिजिकल के आधार पर किया, जियोलॉजिकल तो हमने कर ही दिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और केमिकल के आधार पर किया। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में पढ़ा। तो हमें पता चला कि भैया वोल्केनिक इरप्शन से हमारी रॉक बनती है, और उस रॉक को भी हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। अच्छा, हमारी रॉक बन चुकी है, अब इस रॉक से हमें स्टोन निकालना है, तो क्या तरीका है। ये मान लीजिए पूरी की पूरी रॉक है, अब इस रॉक से हमें स्टोन निकालना है, कैसे निकालेंगे। यानी क्वेरिंग ऑफ स्टोन वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अब क्वेरिंग ऑफ स्टोन का मतलब होता है, क्वेरिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है स्टोन को कलेक्ट करने का। जैसे हमारे ये नेचुरल रॉक सरफेस है, ये पूरी की पूरी नेचुरल रॉक सरफेस जैसे रॉक बनी एज इट इज वही रॉक है। अब इस नेचुरल रॉक से हमें स्टोन निकालना है, इस नेचुरल रॉक से स्टोन कलेक्ट करना है। इसी प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। अब क्या क्या तरीका होता है क्वेरी करने का, स्टोन निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे हम डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग कर सकते हैं, यानी खुदाई करके स्टोन निकाल सकते हैं। वेजिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, ब्लास्टिंग कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके जरूर इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। डिगिंग क्या होता है, वेजिंग क्या होता है, हीटिंग क्या होता है, ब्लास्टिंग क्या होता है, एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। अच्छा, जो डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग होता है, समझिएगा। डिगिंग कब करते हैं, डिगिंग कब करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। डिगिंग कब करते हैं या फिर एक्सकवेटिंग कब करते हैं। जैसे हमारी ये रॉक है, ये हमारी क्या है, रॉक है। अब ये रॉक क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। इसका जो सरफेस है, स्टोन का सरफेस क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट रहेगा तो इजिली हम इसको पिक एक्सल या फिर हैमर से खुदाई करके निकाल सकते हैं, एक्सकवेट कर सकते हैं। डिगिंग यानी खुदाई करके तभी निकाला जा सकता है। ये पूरी की पूरी चट्टान है। अब इस चट्टान से स्टोन निकालने के लिए तभी हम निकाल सकते हैं खुदाई करके छेनी हथौड़े से, जब ये सॉफ्ट हो। तो जो स्टोन क्या, जो रॉक क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जो सरफेस सॉफ्ट होते हैं रॉक के, उनको छेनी या हैमर, पिक एक्सेस, फोवेल जो भी होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, खुदाई करके स्टोन निकाल लेते हैं। तो एक्सकेवेटिंग हो गया। दूसरा तरीका हमारा होता है हीटिंग। हीटिंग कब करते हैं? ये जो चट्टान है ना, इस चट्टान के सरफेस में घास फूस रखेंगे और आग लगा देंगे। क्या करेंगे? आग लगा देंगे, फायर कर देते हैं। आग लगा दिए। अब आग लगाने से क्या होता है, कब करते हैं इसमें? जब स्टोन के हॉरिजॉन्टल लेयर है ना, जब हमारा स्टोन का फॉर्मेशन ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल लेयर में है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लेयर में, और डेप्थ फैलो, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए। उस केस में, हॉरिजॉन्टल लेयर एट फैलो डेप्थ केस में, हम कुछ यहाँ पर घास फूस रखेंगे, आग लगा देंगे, फिर एक पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर स्टोन अपन निकाल सकते हैं ब्रेक करके, है ना। सॉफ्ट हो जाता है, फिर ब्रेक करके निकाल सकते हैं। ये तभी होता है जब बहुत गड्ढा ना हो, बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, फैलो डेप्थ होनी चाहिए। अच्छा, वेजिंग करके, वेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्टोन्स होते हैं, जैसे हमारा स्टोन इन द सेंस हमारा जो रॉक है, अब इसमें फिफर्स है, क्रैक्स है, ज्वाइंट्स है, ठीक है। क्रैक है, फिफर्स है, ज्वाइंट्स है। तो इसमें क्या करेंगे ना, स्टील के वेज डाल देते हैं, स्टील के वेज। ये आपको वेज दिख रहे हैं ना, ये अपने हथौड़े हैं, और इसमें वेज इस तरीके से कुछ रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ वेज रहते हैं। तो जहाँ पास क्या होता है, क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स में इन वेजेस को डाल करके ऊपर से हैमर चला देते हैं। तो उससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि वहाँ से तोड़ना आसान हो जाता है ना। दिस मेथड इज अप्लीकेबल व्हेन द रॉक कंटेन क्रैक और ज्वाइंट। उसी रॉक के लिए अप्लीकेबल होता है जिसमें रॉक के अंदर क्या होता है, क्रैक्स होते हैं या फिर ज्वाइंट्स होते हैं। वहाँ स्टील वेजेस, स्टील पॉइंट को, है ना, उस क्रैक के अंदर डाल दिया जाता है और हैमर से ठुकाई करके निकाल देते हैं। तो क्या होता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है।
जो मान लीजिए अपना क्या था, ये पेरेंट रॉक है, ये पेरेंट रॉक है। अब इसमें क्या था, होल्स था, आपने वेजेफ डाला, ये आपने वेजेफ डाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चट्टान अलग हो जाएगी, है ना। देन द रॉक पोर्शन सेपरेट हो जाता है पेरेंट रॉक से। समझ में आ रही बात। अब फिर क्रैक है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर क्या करते हैं, क्रैक इसमें ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसके अंदर वेज डालते हैं, वेज यानी स्टील के वेजेफ डालते हैं। तो एक अपना हमने ये तो हम खुदाई कर सकते हैं, खुदाई तब कर सकते हैं जब हमारा सॉफ्ट स्टोन होना चाहिए, ब्लास्ट। दूसरा मीटिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है, फैलो डेप्थ पे रहता है तो वेजिंग कर सकते हैं, क्रैक होता है तो। अच्छा मान लीजिए ऐसा है कि भैया हमारा स्टोन बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्टोन हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके अंदर कोई क्रैक नहीं है। सॉफ्ट, देखिए हमारे पास यदि स्टोन हमारा सॉफ्ट होता तो हम अलग तरीका अपनाते, सॉफ्ट होता तो हम क्या करते थे, खुदाई कर सकते थे, खुदाई कर सकते थे, लेकिन सॉफ्ट नहीं है। फैलो डेप्थ हॉरिजॉन्टल लेयर में होता, फैलो डेप्थ हॉरिजॉन्टल लेयर में होता तो हम आग लगा सकते थे, हीटिंग कर सकते थे, अपन हीटिंग भी नहीं कर सकते। क्रैक होता तो अपन वेजिंग कर सकते थे, तो क्रैक भी नहीं है, क्रैक भी नहीं है। जब हमारे पास चारों तीनों ऑप्शन नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे स्टोन भी हार्ड है, कोई क्रैक भी नहीं है, तो हम ब्लास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। अब ब्लास्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल चाहिए होते हैं, बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ चाहिए होते हैं। अब उन विस्फोटक पदार्थ के बारे में जानेंगे। अच्छा, जब एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, विस्फोट ब्लास्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे हमें टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, जिन टूल्स की मदद से ब्लास्टिंग की जाती है ना, उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं आगे इनको एक एक करके, फिर समझ में आ गई बात। क्या करेंगे, जैसे हमारी पूरी पूरी चट्टान है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें होल करेंगे, उसके अंदर एक्सप्लोजिव ला के डाल देंगे। ठीक है, अभी क्या है ना कि अभी हमारा फेस आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे होंगे। बस 2 से 3 दिन में स्टूडियो को प्रॉपर सेटअप हो जाएगा, जहाँ हम हैं वहाँ है नहीं, हम लोकेशन इंदौर में आ जाएंगे तो प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने के बाद, सेटअप तो वहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, उस सेटअप से वहाँ हम पढ़ाएंगे तो हमारा फेस भी दिखेगा, तो आपको पता चलेगा मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाथ के मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हार्ड स्टोन होते हैं, उन हार्ड स्टोन पे क्या करते हैं, विस्फोटक पदार्थ अपन डाल देते हैं ड्रिल करके, और प्रॉपर 50 मेजर के साथ में। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसे स्टोन स्मॉल स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका यूज करते हैं रेलवे के वर्क में, एग्रीगेट या कंक्रीट वर्क में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो बैलाफ्ट बनेगा, उस बैलाफ्ट का रेलवे काम में या फिर कंक्रीट वगैरह में यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट वगैरह बना करके। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं समराइज कर देता हूँ कि कितने टाइप्स ऑफ मतलब क्या क्या तरीके होते हैं, उन तरीक़ों के बारे में आपको जानना। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, डिगिंग या फिर एक्सकेवेटिंग। सॉफ्ट स्टोन होते हैं उनके लिए होता है, हीटिंग उनके लिए होता है जो हॉरिजॉन्टल लेयर में कंसिस्टेंट होते हैं, फैलो डेप्थ होती है। वेजिंग उनके लिए होता है जिनमें क्रैक होता है। ब्लास्टिंग उनके लिए होता है जो हार्ड स्टोन होते हैं, यहाँ पर हार्ड होगा ना, जो हार्ड स्टोन होते हैं जिनके अंदर कोई क्रैक नहीं होता, उनके लिए होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई होगी, आई है तो बहुत बढ़िया। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से विस्फोटक पदार्थ अपन यूज करते हैं और उनमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, जहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव, टाइप्स ऑफ विस्फोटक। ब्लास्टिंग पाउडर होता है ना, ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन पाउडर, इसको पाउडर लिख लेना ना, डी है। ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन पाउडर, जिसके अंदर 65% साल्टपीटर होता है, 20% सल्फर होता है, 20% चारकोल होता है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कंपोजिशन डायरेक्ट याद कर लेना है। याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो जेई वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, जूनियर इंजीनियर के, आपके यहाँ याद से ही काम हो पाता है। मतलब एक बार समझ में आ जाए बेसिक, इसके बाद चीज़ों को याद ही करना पड़ता है, तो समझ समझ के याद करना। हमें पता चल गया कि भाई विस्फोटक यूज करेंगे, विस्फोटक में हमारे पास ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन पाउडर है, जिसके अंदर 65% साल्टपीटर होता है, 20% चारकोल होता है और 20% सल्फर होता है ना, ये क्लियर चीज़ें। अच्छा, ब्लास्टिंग कॉटन या फिर गन कार्टन होता है, तो ब्लास्टिंग कार्टन या फिर जो गन कार्टन होता है, ये क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ सैचुरेटेड होता है। क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ सैचुरेटेड होता है। डायनामाइट्स क्या होता है, डायनामाइट्स के अंदर 75% नाइट्रोगिल्फ्रीन रहता है, जो कि 25% सैंडी अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब्ड होता है। सैंडी अर्थ है, मिट्टी वाली अर्थ है, रेतीली सैंड, रेतीली मिट्टी है, उसके अंदर 25% रेतीली मिट्टी के अंदर 75% नाइट्रोगिल्फ्रीन एब्जॉर्ब्ड रहता है, वो डायनामाइट बनाता है। कोडाइट क्या होता है, कोडाइट बहुत पावरफुल होता है, इसमें इस धुआं भी नहीं निकलता। ठीक है, और जिसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, नाइट्रोगिल्फ्रीन का यूज करते हैं, नाइट्रोगिल्फ्रीन का यूज करते हैं।
तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है, सवाल यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक सवाल आया हुआ है आपके 50 जेई में, सवाल आया हुआ था, ठीक है। दिस क्वेश्चन क्यों नहीं चल रहा, FFP जेई का सवाल है, ठीक है। इसको देखिए, एन एक्सप्लोजिव विच कंटेन 65% साल्टपेटर, 20% सल्फर और 15% चारकोल। तो ये आपको पता है ना, ब्लास्टिंग पाउडर के अंदर होता है। ब्लास्टिंग पाउडर फिर गन पाउडर कह सकते हैं, है ना, गन पाउडर। तो इसलिए आप आंसर कर पाएंगे, इसलिए सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, है ना, जब अपन क्वेरिंग स्टोन करते हैं, खास कर जब ब्लास्टिंग करते हैं, तो कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। देखिए, ब्लास्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, हमें एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं, उनको अपन स्टोन के अंदर डालते हैं। जैसे अपने पूरी पूरी चट्टान है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर में यहाँ पर ड्रिल करेंगे, तो हमें क्या करना, ड्रिलिंग की जरूरत पड़ती है, क्या करना पड़ता है, ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग करके हम क्या करते हैं, विस्फोटक पदार्थों को अंदर डालते हैं। तो डीपर का यूज होता है कि रिक्वायर्ड होल डेप्थ बनाना, है ना, डीपर का काम होता है। जंपर का काम होता है ना, जो ब्लास्ट करते हैं ना, ब्लास्ट करते हैं, तो ब्लास्टिंग करने के लिए जो होल बनाते हैं ना, उसके लिए जंपर का यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रैपिंग स्पून। स्क्रैपिंग स्पून का मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्या किया, आपने विस्फोटक पदार्थ यूज किया है, ब्लास्टिंग हुई, तो ब्लास्टिंग होने से छोटे छोटे स्टोन्स बनेंगे, है ना, छोटे छोटे स्टोन बनेंगे, बैलास्ट वगैरह बनेंगे। अब जो छोटे बड़े स्टोन बने हैं, उनमें जो धूल लगी होती है ना, जो डस्ट होता है, उसको रिमूव करने के काम में आता है स्क्रैपिंग स्पून। इट इज़ यूज्ड टू स्क्रैप या रिमूव डस्ट ऑफ क्रफ्ड स्टोन फ्रॉम ब्लास्ट होल्स, ठीक है, वही चीज़ें हैं। प्राइमरी नीडल क्या होती है, प्राइमरी नीडल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी नीडल का मतलब ये होता है कि जब टेम्पिंग होती है, जब टेम्पिंग अपन करते हैं, तो टेम्पिंग के टाइम पे फ्यूज को ब्लास्टिंग मटेरियल से कनेक्ट करवाना, ये अपनी प्राइमरी नीडल का काम होता है। फ्यूज को प्राइमरी नीडल ब्लास्टिंग मटेरियल से कनेक्ट करवाना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब जो अपन होल करते हैं, होल के टाइम पे भी, है ना, इट इज यू टू मेंटेन द होल व्हेन टेम्पिंग इज डन। जब टेम्परिंग से होल करते हैं ना, तो होल को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए प्राइमरी नीडल काम में आती है। अच्छा, टेम्पिंग बार क्या होता है, टेम्पिंग बार का मतलब ये होता है कि जो आपने होल बनाया, उस होल के अंदर जो अपन विस्फोटक पदार्थ डालने वाले हैं, उसके लिए अपन प्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, रैम करना पड़ता है, उसके लिए टेम्पिंग बार का यूज करते हैं। टेम्पिंग बार का अगेन रिपीट कर देता हूँ, डीपर या जंपर होते हैं जिनका यूज अपन करते हैं, है ना, रिक्वायर्ड डेप्थ बनाते हैं ब्लास्ट होल के लिए। दूसरा स्क्रैपिंग स्पून का मतलब होता है जो हमारे क्राफ्ट स्टोन है, जो विस्फोटक के द्वारा जो टूटे हुए स्टोन है, उनकी धुलाई वगैरह सफाई वगैरह करने के लिए। प्राइमरी नीडल वही होता है जब टेम्पिंग करते हैं होल को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, फ्यूज और ब्लास्टिंग मटेरियल को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। टेम्पिंग बार का काम होता है कि जब अपन ब्लास्टिंग मटेरियल डालते हैं तो उसको प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। अगला अपना टॉपिक रहने वाला है, आपने इन टॉपिक के बारे में पढ़ लिया ना, ब्लास्टिंग बात समझ में आ गई ना सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। अब नेचुरल बेड ऑफ स्टोन किसे कहते हैं, जैसे आपको एक चीज़ पता है कि हमारी इग्नियस रॉक होती है, जैसे हमारी ये इग्नियस रॉक है, हमारी इग्नियस वोल्केनिक इरप्शन से जो रॉक बनी है, ये हमारी इग्नियस रॉक है, मतलब इस तरीके से कुछ ये रॉक है, ये हमारी कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, पार्टिकल सेडिमेंट्स टूटते हैं, टूट करके लेयर बाय लेयर यहाँ डिपॉजिट होते गए, ये लेयर बाय लेयर पार्टिकल्स क्या होते हैं कि डिपॉजिट होते गए, है ना। इग्नियस रॉक अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है, और इसमें क्या होता है, एयर और बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू ये पार्टिकल टूटते हैं, टूट कर हवा पाने के थ्रू पार्टिकल ऐसे लेयर बाय जमते गए, ठीक है। ये आपकी अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है और ये आपकी स्ट्रैटिफाइड रॉक होती है, क्योंकि प्रॉपर इसमें क्या होता है, स्ट्रेटा होता है, प्रॉपर स्ट्रेटा होता है, और इसी को बोलते हैं बेडिंग प्लेन। क्या बोलते हैं, बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन क्या बोलते हैं, बेडिंग प्लेन, या फिर नेचुरल बेड ऑफ स्टोन बोला जाता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, यानी स्टोन जिस तरीके से लगे हुए हैं, है ना, स्टोन जिस तरीके से व्यवस्थित है नेचुरली, उसे नेचुरल बेड ऑफ स्टोन बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पास क्या है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, ध्यान रखना है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होता है। अब जो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, यदि इसके अलॉन्ग आप लोड लगा देते हैं, इसके अलॉन्ग इसमें आप लोड लगा देते हैं, तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जब भी आपको स्टोन को तोड़ना है तो आप नेचुरल बेड के अलॉन्ग लोड लगाइए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भाई इस स्टोन को अपन मैशनरी वर्क में यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं स्टोन वर्क में यूज़ कर रहे हैं,
तो इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आए। तो स्ट्रेंथ के लिए अलॉन्ग द परपेंडिकुलर लोड लगाना, क्या करना है, परपेंडिकुलर लोड लगाना है, 90 डिग्री पे लोड लगाना है, अलॉन्ग नहीं लगाना है। तो इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तो ये सवाल कई बार पूछा गया, इसलिए हमने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि इट इज़ द ओरिजिनल बेड या प्लेन या पोजीशन एक्यूपाइड बाय स्टोन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में जो नेचुरल बेड बन गए, ए वाला नेचुरल बेड, ए वाला नेचुरल बेड, ए नेचुरल बेड, वही आपका नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होता है। ठीक है, और इसमें जो द स्टोन फुड फॉर प्लेफ्ट वही चीज़ है, जो लोड लाइन है ना, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल पे होना चाहिए उसके नेचुरल बेड ऑफ द स्टोन से, है ना, उसके पैरेलल पे नहीं होना चाहिए। सवाल पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको। तो द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर इन स्टोन मैफनरी इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन। वही चीज़ हमने बताया कि मैफनरी वर्क भी होता है, जैसे मैफनरी वर्क हो रहा तो ये आपका क्या है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, तो लोड कैसा लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है चीज़ें, जैसे यहाँ पर समझ में अच्छे से आ रहा होगा। इसमें देखिए लोड आपका परपेंडिकुलर लग रहा है, ये नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, ये क्या नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है। एलिवेशन में आप देख सकते हैं, एलिवेशन में भी यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ पता है कि यदि इस तरीके से लगाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है। मैक्सिमम क्या होती है, स्ट्रेंथ अचीव होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव होती है। तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन या फिर नेचुरल बेड आप किसे बोलते हैं, स्टोन का एक ऐसा बेड, एक ऐसा प्लेन जिसके अलॉन्ग स्टोन को आसानी से तोड़ा जा सके, है ना, एक ऐसा प्लेन जिसके अलॉन्ग स्टोन को आसानी से तोड़ा जा सके, तो वो आपका नेचुरल बेड ऑफ प्लेन होता है। अब उस प्लेन के पैरेलल पे यदि आप लगा देते हैं लोड तो ब्रेक होना तय है। आप उसके परपेंडिकुलर लगाते हैं तो ब्रेक नहीं होता, है ना, परपेंडिकुलर लगाते तो स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाती है। क्लियर है, चलिए सवाल भी पूछा हुआ है, सवाल देखिए, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर इन स्टोन मैफनरी। नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन, यानी स्टोन का जो नेचुरल बेडिंग प्लेन है दैट इज, है ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर स्टोन मैफनरी कैसा होना चाहिए, पर नॉर्मल होना चाहिए, इस तरीके का, है ना। ये आपका प्रेफर जो आएगा, ये प्रेफर है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल पे होगा। विच पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। कोई सब इंजीनियर में आया है, तो कोई आरआरबी जे में आया है, तो कोई एफएससी जे में आया है। ये सारे के सारे आपके आए हुए सवाल हम करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन रिलेटिव टू डायरेक्शन ऑफ प्रेफर इंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। भैया मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर लगाओ ना, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर लगाओ तभी तो होगा। नेचुरल हमारा बेडिंग प्लेन है, नेचुरल बेडिंग प्लेन है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आप लगा दो, है ना, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। अच्छा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने क्या किया कि स्टोन को क्वेरी किया, आपके रॉक के फॉर्मेशन होने के बाद अपने स्टोन को क्वेरी किया, क्वेरी करने के बाद अब उस स्टोन को अपन क्या करेंगे, बिल्डिंग वर्क में यूज करने वाले हैं, यानी हम उस स्टोन को कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में तभी अपन यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में उस स्टोन को तभी यूज कर सकते हैं जब वो प्रॉपर शेप एंड साइज में हो। तो प्रॉपर शेप एंड साइज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी, कटाई छटाई करवानी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम स्टोन को क्वेरिंग किए हैं, स्टोन को हमने क्या किया, हमारी पूरी पूरी चट्टान थी, चट्टान से हमने स्टोन को निकाला, मान लो स्टोन को निकाला, तो यहाँ पास क्या होता है कि इसका जो सरफेस होता है इसके ऊपर नेचुरल मॉइस्चर होता है, नेचुरल मॉइस्चर होते हैं, जिसे बोलते हैं क्वेरी फैब। क्या बोला जाता है, क्वेरी फैब बोला जाता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है। अब ये जो नेचुरल मॉइस्चर है धीरे 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 करके सूख जाता है, इसको प्रॉपर सूखने में 6 से 12 मंथ का टाइम लगता है। अब 6 से 12 मंथ वाले सूख जाता है और इसके जो एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, और जो लेयर बनेगी, ठीक है, उसमें वेदरिंग रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, वेदरिंग रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। अब आप क्या किया, आपने तुरंत ड्रेसिंग नहीं की क्वेरिंग के बाद, तो प्रॉपर इसकी फिजनिंग हो गई, सूखने यानी पूरा फिजनिंग हो गई। 6 से 12 मंथ बाद करेंगे तो जो ऊपर की लेयर है बहुत हार्ड हो जाती है, फिर कटाई छटाई करना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर की लेयर को हटा देंगे तो भाई स्टोन की वेदर के अगेंस्ट रजिस्ट करने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। तो आप क्या करिए, जैसे ही क्वेरी किए हैं, क्वेरिंग करने के तुरंत बाद ही स्टोन की ड्रेसिंग करवा दीजिए, फिजनिंग से पहले पहले, है ना। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर फिजनिंग टू अचीव लिफ्ट वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल सी बातें हैं,
अब क्या करेंगे, अब स्टोन को आपने क्वेरी करके निकाला, इसके बाद वो प्रॉपर शेप एंड साइज बना देंगे, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, फिजनिंग होती रहेगी, है ना, एक जगह फिर दूसरी जगह पे चला जाएगा। लेकिन यदि आप ड्रिफिंग नहीं करेंगे तो फालतू का बड़े बड़े स्टोन रहेंगे, जो पार्ट कट के निकाल देना चाहिए वो पार्ट भी जाएगा, वो पार्ट भी जाएगा। तो ये लॉजिक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिजनिंग क्या होता है, फिजनिंग का मतलब होता है कि जो फ्रेशली कट स्टोन होते हैं, जो स्टार्टिंग तुरंत कट किए होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है, जिसे अपन क्वेरी फैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेरी फैब बोलते हैं। अब ये क्वेरी फैब क्या करता है कि स्टोन को सॉफ्ट एंड वर्केबल बनाता है। जो क्वेरी फैब होता है स्टोन को सॉफ्ट एंड वर्केबल बनाता है, जिससे उसे कटाई छटाई करना, उसकी ड्रेसिंग करना बहुत आसान होता है। अच्छा, क्वेरी फैब रिमूव होने में कितना टाइम लगता है, कंप्लीट फिजनिंग में कितना टाइम लगता है, तो 6 से 12 मंथ का टाइम लगता है, 6 से 12 मंथ का टाइम लगता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जो ड्रेसिंग बिफोर फिजनिंग कर लेना चाहिए ताकि वेदरिंग क्वालिटी अच्छी रहे, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने फिजनिंग के बारे में बता दिया, फिजनिंग का मतलब क्या होता है, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज़ क्लियर कट समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे स्टोन पिचिंग क्या होता है। स्टोन पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन पिचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो यहाँ पास, जैसे यहाँ पास छोटा सा पुलिया बना हुआ है ना। अब यहाँ पास क्या है, देखो यहाँ पास ये हमने क्या किया है, ये यहाँ पास स्टोन लगा दिए बहुत सारे। ये जो स्टोन लगे हुए हैं इसे को स्टोन पिचिंग बोलते हैं, स्टोन पिचिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ताकि इरोजन से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, इरोजन से बचने के लिए, इरोजन से बचने के लिए हमें स्टोन पिचिंग करने पड़ते हैं। इरोजन से बचने के लिए हमें क्या करनी, स्टोन पिचिंग करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ भी देखो जैसे रोड बनी हुई है तो बगल पे लगा दिए हैं, है ना, ये पूरा स्टोन पिचिंग, तो इरोजन से बचने के लिए। तो इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फ्लोपी एरिया में स्टोन पिचिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे स्टोन होते हैं आपस में इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन होते हैं आपस में इनको इंटरलॉक कर देते हैं। ये आपकी स्टोन पिचिंग होती है फ्लोपी एरिया में इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इरोजन को रोकने के लिए। तो आई होप आपको इन चीज़ों में समझ में आ रहा होगा, और यह सवाल बहुत बेसिक बेसिक बनते रहते हैं, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए थोड़ा सा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपने पढ़ा था अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन के बाद ये सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो स्टोन के टेस्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन फिक्स होता है ना, आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। यदि क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से तो टेस्ट से सवाल आएगा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक से आएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। हमने ये भी देख लिया रॉक कैसे बनती है, फिर हमने देखा स्टोन कैसे बनता है, हमने स्टोन को प्रॉपर ड्रेसिंग व्रेसिंग करके रेडी कर लिए हैं, यानी हमारा ये स्टोन रेडी है। अब इस स्टोन को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने से पहले हम इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, क्या ये कंस्ट्रक्शन के लायक है कि नहीं है। तो अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन यूज होगा तो फिर बहुत सारा लोड भी आएगा, अलग अलग तरीके का रजिस्टेंस, है ना, अलग तरीके की चीज़ें, रजिस्टेंस के अगेंस्ट कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। कुल मिला के बात है मुद्दे की कि हमारा स्टोन रेडी है। अब ये क्या है, रेडी टू यूज़ है, रेडी टू यूज़ है। अब इसको यूज करने से पहले इसका टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बीटेक तो कर लिया, लेकिन आपको जॉब देने से पहले गवर्नमेंट आपकी टेस्ट ले रही है ना, तो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा स्टोन अब रेडी हो गया है, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट बहुत सारे गुणों की जाती है, तो अलग अलग गुणों की अलग अलग प्रॉपर्टी का टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट के तरीके होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनके इक्विपमेंट होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने कुछ लिखे, जैसे एसिड टेस्ट होता है, एट्रिफन टेस्ट होता है, क्रैफिंग टेस्ट होता है, क्रिस्टलाइन टेस्ट होता है, फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, स्मिथ टेस्ट होता है। ठीक है, और फ्रीजिंग एंड थाविंग में ही इसको एक को ब्रड्स, है ना, ब्रड्स से बार्ड्स, बार्ड्स बोलते हैं, बार्ड्स टेस्ट बोला जाता है, बार्ड्स टेस्ट बोला जाता है, देख लीजिएगा बार्ड्स टेस्ट। तो टोटल मिला के 10 टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अलग अलग क्वालिटी के बारे में पता चलेगा स्टोन के, है ना, स्टोन के अलग अलग क्वालिटी के बारे में हमें पता चलने वाला है। ठीक है, तो पहला हमारा टेस्ट जो रहने वाला है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्यों करते हैं,
क्या प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में कौन सा लिक्विड या फिर क्या यूज करते हैं, यही सवाल आपसे आता है। एसिड टेस्ट क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है ना, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो एसिड टेस्ट हम क्यों करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि भैया जो हमारा स्टोन है ना, उसके वेदरिंग क्वालिटी कैसी है, वेदरिंग जस्ट अ मिनट, उस स्टोन की वेदरिंग क्वालिटी कैसी है, यानी वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं। अब मान लीजिए हमें चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है कि नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होगा तो भैया उसकी वेदर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है कम हो जाती है। तो हम यही चेक करना चाहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस है कि नहीं है। कुछ नहीं करना, 50 से 100 ग्राम आप स्टोन ले लो, 50 से 100 ग्राम स्टोन के सैंपल ले लो और उसे हाइड्रोफोबिक एसिड में डाल दो। 50 से 100 ग्राम आपने सैंपल ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है कि 7 दिन के लिए हाइड्रोफोबिक एसिड में डाल देना है। आपने डाल दिया, इसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपने स्टोन का सैंपल लिया था, ठीक है, जो आपने स्टोन का सैंपल लिया था, 7 दिन बाद क्या इनके एजेस में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारे शार्प एजेस थे, है ना, जो तीखे किनारे थे, वो शार्प एजेस अभी हैं कि इनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या सरफेस में पाउडर आ रहा है। इन चीज़ों को 7 दिन के बाद देखना होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे एजेस ब्रोकन हो गए, टूट गए हैं, पाउडर सरफेस पे आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। और यदि किसी स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब उसकी वेदरिंग क्वालिटी क्या है, पुअर है ना। और ये जनरली किया जाता है सैंडस्टोन के अंदर। सैंडस्टोन कौन से रॉक है, इसका एग्जाम्पल है ना, किस रॉक का एग्जाम्पल है, कमेंट करके आप बताएंगे। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको एसिड टेस्ट के बारे में। एसिड टेस्ट करते हैं वेदरिंग रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। तो वेदरिंग रेजिस्टेंस, वेदर के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस हमें, यदि मान लीजिए लेस कैल्शियम कार्बोनेट है, लेस कैल्शियम कार्बोनेट है यानी रेजिस्टेंस अच्छा है। अब कैसे जाए, लेस कैल्शियम कार्बोनेट है तो आपको क्या करना, हाइड्रोफोबिक एसिड के अंदर आपको डाल देना है स्टोन को 7 दिन के लिए। फिर आप देखिए भैया क्या उनके एजेस में कोई चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, क्या सरफेस में कोई पाउडर है कि नहीं है। ये सब नहीं है तो भैया उसकी रेजिस्टेंस अच्छी होगी, सिंपल सी बात है। और ये सैंडस्टोन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सैंडस्टोन के लिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आ रही है तो बहुत बढ़िया है। एसिड टेस्ट के बारे में पता चल गया ना, एसिड टेस्ट क्यों करते हैं। अगला टेस्ट अपना होता है एट्रिफन टेस्ट। एट्रिफन टेस्ट क्या होता है, जैसे आप स्टोन को रोड में यूज करते हैं। अब ये हमारी रोड है, इस रोड में हमने स्टोन को यूज़ किया तो इसके ऊपर क्या करें, बहुत सारे व्हीकल चलते हैं। व्हीकल के चलने से क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। अब इस वियर एंड टीयर के अगेंस्ट इस स्टोन की रेजिस्टेंस क्या है, इस वियर एंड टीयर के अगेंस्ट हमारी स्टोन की रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि इस स्टोन को हम रोड में यूज कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, है ना। उसके लिए अपन एट्रिफन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एट्रिफन टेस्ट करते हैं। प्रोसेस क्या क्या होती है समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपके स्टोन को लेना है 50 mm साइज के स्टोन लेना है, 60 mm साइज के स्टोन लेना है, लगभग 60 mm साइज के 5 किलोग्राम स्टोन ले लीजिए। 5 किलोग्राम स्टोन लेने के बाद आप सिलेंडर में डाल दीजिए। डालने के बाद 5 घंटे तक 30 राउंड पर मिनट के रेट से घुमाना है। घुमाने के बाद 5 घंटे तक आपने घुमा दिया 30 राउंड पर मिनट के हिसाब से। फिर घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको लेंगे और 1.5 mm की सीप से पास कराएंगे। 1.5 mm की सीप से पास करवाएंगे। कितना पास हो जाता है, इनिशियल आपने जो वेट लिया था, ठीक है, 5 किलोग्राम, दैट इज W1। फिर आपने जो पास कराया उसका वेट कितना है, W2। तो W2 माइनस W1 करेंगे तो लास्ट इन वेट आ जाएगा। इनिशियल वेट कितना था ये पता रहेगा, तो परसेंटेज वियर निकालना आसान हो जाएगा। परसेंटेज वियर निकालना आसान हो जाएगा, परसेंटेज वियर निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 60 mm के साइज के स्टोन लिए, है ना, उनको टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। 5 किलोग्राम हमने लिया, 5 घंटे के लिए 30 राउंड पर मिनट के हिसाब से सिलेंडर में डाल घुमा देते हैं। 1.5 mm की सीप से पास करवाते हैं, ठीक है। कितना पास हो गया, कितना रिटेन हो गया, फिर अपन परसेंटेज ऑफ वियर निकाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ वियर इनिशियल में हमारा 5 किलोग्राम था, पास होने के बाद हमारा कितना W2 है, तो W1 माइनस W2 आप इसे निकाल सकते हैं, लॉस इन वेट। तो परसेंटेज वियर निकालते बन जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती रहती है, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना है। परसेंटेज वियर होता है लॉस इन वेट अपॉन इनिशियल वेट। क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया, क्लियर है तो अच्छी बात है ना, सवाल यही तो आता रहता है। जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन होता है ना, तो रेट ऑफ वियर क्या होना चाहिए, लेस देन 30% होना चाहिए, 3% होना चाहिए।
रेट ऑफ वेयर क्या होना चाहिए, 3% से कम होना चाहिए। क्लियर है चीज़ें ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है तो अच्छी बात है। अगले लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक अर्जेंट काम है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे टेस्ट को, तब तक इसको अच्छे से देख लीजिए।